नमस्ते दोस्तों। आज डीवी सर नहीं है, लेकिन टेंशन मत लो, लर्निंग का फ्लो बिल्कुल नहीं रुकेगा। मैं हूं यश बंसल और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ। सभी अपनी कमेंट्स में अटेंडेंस लगा दो। तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म एकेडेक्सेल में, जिसमें आपको पता है हमारा क्या चल रहा है, प्रारंभ बैच चल रहा है। और आज हम एक नया चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि डीवी सर हमेशा कहते हैं, कोट ऑफ द डे, ड्रीम बिग, डेयर टू फेल। ओके, आज हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले हम बायो-सावर्ट लॉ पढ़ेंगे, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, देन हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, और लास्टली आज के लेक्चर में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। तो स्टार्ट करेंगे। ओके, पहला टॉपिक है हमारा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ये इससे सवाल न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, थ्योरेटिकल बन सकता है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी थ्योरी भी जाननी जरूरी है। ऑर्स्टेड क्या थे? ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने करा कि अगर हम एक्सपेरिमेंट करा, कैसे करा? एक सेकंड, यस। उन्होंने यहां पर एक वायर रख रखी थी जिसमें से करंट फ्लो हो रहा था, और यहां पर एक खुराफाती दिमाग ने क्या करा, एक मैग्नेटिक कंपास लिया है, ठीक है। और फिर क्या पता चला कि ये कंपास शोज डिफ्लेक्शन। कंपास में क्या आ गई? डिफ्लेक्शन आ गई। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? कंपास फड़फड़ाने लग गया, फड़फड़ाने लग गया। मैग्नेटिज्म पढ़ा है आप लोगों ने छोटी क्लासों में। मैग्नेट का बना होता है कंपास। कंपास की जो निडल होती है वो मैग्नेटिक निडल होती है। तो मैग्नेट की फोर्स मैग्नेट को ही रिपेल करेगी, लेकिन यहाँ तो करंट था, तो ये रिपेल कैसे हुआ, ये डिफ्लेक्ट कैसे हुआ, ये अट्रैक्ट कैसे हुआ? यही दिमाग में क्वेश्चन खनका। किसके खनका? ऑर्स्टेड के। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर caused a noticeable, याद रखिएगा क्या है ये? नोटिसेबल डिफ्लेक्शन है। ऐसा नहीं कि बहुत हल्का सा, एक अच्छा खासा डिफ्लेक्शन देखने को मिला आपको। किस में? नियर बाय कंपास निडल, ठीक है। दूसरी बात, फिर उन्होंने क्या कहा कि काम करते हैं, हम एक गत्ता लेते हैं। गत्ता आप सभी जानते हैं। हम इस तरह से गत्ता लेते हैं, थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और उसमें एक वायर लेते हैं और उसको करंट फ्लो कर देते हैं। जैसे कि मान के चलो ये मेरा हाथ है, दिख रहा है, यहां पर मैं वायर रख रहा हूं इस तरह से, बिल्कुल बीचों बीच करंट जा रहा है। करंट ऊपर जा रहा है, तो क्या करा? तो हमने यहां पर छोटी 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 बहुत सारी आयरन स्प्रिंकल कर दी। आयरन स्प्रिंकल कैसे? जैसे मसाला छिड़कते हो ना, वैसे आयरन छिड़क दी। आयरन के क्या करा? हमारी अदरक जो कूटते हैं, अदरक दानी, वैसे ही हमने एक दानी ली, उसमें आयरन का पीस लिया और कूटा, कूटा और कूटा, और कूट कूटे क्या बना लिया? एक चूरा सा बना लिया। उस चूरे को हमने यहाँ पे छिड़क दिया। अब क्या देखा? आफ्टर सम टाइम जो आयरन है वो कैसे अरेंज हो गई? वो कुछ इस तरह से कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक यानी कि ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर क्या हो? सेम हो, ऐसे सर्कल्स के तौर पे क्या हो गई? अरेंज हो गई। यहां पर भी थोड़ी सी दिक्कत आ गई। क्या आयरन को किसने फोर्स लगाया? क्या करंट ने लगाया? क्या ये तो पड़ा ही नहीं। तो हाँ, पता चला बिल्कुल, जो आयरन को फोर्स लगा, जो आयरन ने फोर्स फील करा, वो किसकी वजह से करा? करंट कैरिंग वायर की वजह से फील करा। देखो पढ़ो क्या कल करा। आयरन फील्स स्प्रिंगल, सॉरी, आयरन
फीलिंग्स, अच्छा फीलिंग्स की स्पेलिंग ध्यान रखना, फाइलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स है, FILINGS, फीलिंग्स स्प्रिंकल्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर अरेंज देमसेल्फ, अपने आप को क्या कर लेंगी, वो अरेंज कर लेंगी, किसके तौर पे, कंसेंट्रिक सर्कल्स के तौर पे, और क्या मानते हुए, वायर को सेंटर मानते हुए। देखो क्या वायर सेंटर में आ रहा है क्या, बिल्कुल वायर इसके सेंटर में आ रहा है। देन हम बात करें अगली चीज, तो दो ही एक्सपेरिमेंट काफी होते हैं एक्चुअली समझने के लिए, करे तो बहुत सारे थे। तो उन्होंने इस बात से कंक्लूड कर दिया, क्या कंक्लूड कर दिया, ही कंक्लूडेड दैट मूविंग चार्जेस या फिर करंट प्रोड्यूस करेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड, क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी से, इन द स्पेस, स्पेस में। हेंस बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, अब हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जिसकी आप पहले चैप्टर 12th के पहले चैप्टर से बार बार पढ़ते ही चले आ रहे हो। पहला कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है, रुका हुआ है, तो उससे क्या क्या फिनोमिना, क्या क्या फील्ड, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो, केवल एक, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ अ चार्ज इज एट रेस्ट देन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूसेस। अच्छा, अगर वो चार्ज क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अच्छा, मोशन भी दो तरह के हैं, कैसे, एक है यूनिफॉर्म, एक है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म मोशन क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, बिल्कुल देगा, जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन साथ में क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा। चार्ज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को ही तो हम क्या कहते हैं, इसी को ही तो हम करंट कहते हैं। और आखिरी चीज क्या, कि अगर चार्ज एक्सीलरेट करे तो, नॉन यूनिफॉर्म की बात करी थी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, बिल्कुल देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा, वो भी देगा, और तीसरी चीज EM वेव्स, रेडिएशंस भी देगा, जो आप इस पूरे कंसेप्ट के, यूनिट के आखिरी में पढ़ते हो। जब आप पूरा इलेक्ट्रिक चार्जेस आपने पढ़ लिया डीवी सर से, आप मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ोगे, EMI पढ़ोगे, AC पढ़ोगे, फिर आप एक टॉपिक पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ोगे EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये रहा, उसका एग्जांपल क्या है, हमारे लाइट। अच्छा, एक एग्जांपल दे रखा है ऑसिलेटिंग चार्ज। ऑसिलेटिंग चार्ज आप जानते हैं, मान के चलो ये चार्ज है, वो कभी इधर जाए, फिर इधर आ जाए, फिर इधर जाए, फिर इधर आ जाए। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट भी हुई तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, इसीलिए उसका मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जहां से आपके क्वेश्चंस बनने की गारंटी चालू हो जाती है। पहला टॉपिक है मेरा बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ क्या कह रहे हैं, देखो, ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, ये एक वायर है, उसका एक पार्ट लिया है, और उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इतना सा एक छोटा सा पार्ट लिया, तो छोटे से पार्ट की लेंथ भी कितनी होगी, DL होगी, छोटे से पार्ट की लेंथ भी कितनी होगी, DL ही होगी, छोटी सी लेंथ होगी, है ना। अब पता है, एक चीज बताता हूं, इस DL लेंथ और करंट से मिलकर एक चीज बनेगी, करंट और DL लेंथ से मिलकर एक चीज बनेगी, जिसे हम कहेंगे करंट एलिमेंट। क्या कहेंगे, करंट एलिमेंट। मैं एक चीज लिख देता हूं तुम्हारे लिए, यह लिखते हैं, करंट itself is scalar quantity but
द करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये जो आई है ये तो स्केलर है, और आई विद द करंट एलिमेंट लेंथ dl, इसे हम कहते हैं करंट एलिमेंट, वो क्या है? वेक्टर है। वेक्टर है तो क्या हुआ? वेक्टर है तो डायरेक्शन हुई, वेक्टर है तो डायरेक्शन हुई। तो अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? करंट एलिमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? तो करंट ने ना कहा था कि मेरे साथ पक्षपात हुआ है, मेरे पास मैग्नीट्यूड है, मेरे पास डायरेक्शन है, तो मैं वेक्टर हूं? नहीं, ये क्या बात है कि डायरेक्शन है, हाँ है, लेकिन मैं वेक्टर हूं? नहीं नहीं नहीं, करंट आप तुम स्केलर में ही रहो। तो अच्छा, तो करंट ने बदला लिया, कैसे बदला लिया? करंट एलिमेंट की फॉर्म में दिया, और उसने कहा कि मेरी जो डायरेक्शन है, भूला नहीं हूं मैं, उसका भी कोई यूज है। कहा है? आइडियल, इसकी जो डायरेक्शन होगी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब अगर करंट ऊपर है तो आइडियल भी ऊपर, करंट बाहर है तो आइडियल भी बाहर। ठीक है ये बात? चलिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आइडियल जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि करंट हमारा ऊपर की तरफ था। देन हम बात करेंगे कि कहाँ निकालनी है। तो मैंने कहा जरा यहां निकालिए, ये पी पॉइंट ले लिया, कहीं भी ले लेते हो क्या? बिल्कुल कहीं भी ले लेते हैं। तो हमने ये पी पॉइंट ले लिया, अब इस पे आप निकाल के दीजिए क्या? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ओके, तो बाय एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंट के जरिए क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट के जरिए पहले एक बात बताओ, पूरी वायर ले रहे हैं, छोटी वायर ले रहे हैं, छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं ना, छोटा सा, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी भी सही, तो कैसी बनेगी? छोटी सी। तो छोटी सी को कैसे लिखते हैं? डीवी। डी डी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके? आइडियल के। प्रोपोर्शनल होगी किसके? आइडियल के। आइडियल क्या है? करंट एलिमेंट, उसकी जानकारी अपन ने उधर लिख दी। ठीक है, डी बी प्रोपोर्शनल होगी किसके? 1/। अच्छा ये डिस्टेंस ली ही नहीं, तो ये आर ले लेते हैं, जहां कुछ नहीं होता वहां आर होता है, तो 1/r²। कि भाई मेरे पास ये मैग्नेट है, मान के चलिए मैग्नेट है, यहाँ पे रखेगा तो फोर्स ज्यादा, कम कम कम, बहुत कम। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स कम होएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होएगी। ठीक है कि नहीं? तो डी बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देन हम बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटली बात कर रहा हूं मैं, कोई ये नहीं पूछेगा कि ये कैसे हुआ। एक्सपेरिमेंटली ओरस्टेड ने कहा कि प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, dv is also proportional to sin थीटा। फिर क्या करते हैं? बच्चे वाली बातें करते हैं कि तीनों को एक साथ ले लो, dv proportional to idl/r² into sin थीटा। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट आया, क्या आएगा? कि नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते हैं, μ0/4π। μ0/4π किसकी वैल्यू है? ये dv की वैल्यू है, ये आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। आइडियल साइन थीटा अपॉन r² इज योर फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला मिल गया है, तो क्यों ना इसे एक अच्छे से डब्बे में बंद कर दिया जाए। इसमें कर देते हैं। हमारे पास जगह तो है, तो थोड़ा सा हम खेल लेते हैं, और खेलेंगे कैसे? एक बात याद रखो, μ0 की डायमेंशन निकाल सकते हैं, बी की यूनिट निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं पहले तो। ओके, हम
यहां पे बात करते हैं यूनिट्स ऑफ बी, बी मैग्नेटिक फील्ड। एसआई की बात करोगे, एसआई यानी कि SI यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट की बात करोगे तो वो है टेस्ला। और सीजीएस की बात करेंगे अगर हम तो वो है गॉस। क्या है वो? गॉस। एक सवाल आता है कि कितने टेस्ला कितने गॉस के बराबर है, तो बड़ा कौन? टेस्ला। तो उसके साथ छोटा मल्टीपल, और छोटा कौन? गॉस, तो उसके साथ बड़ा मल्टीपल। लेकिन कितना? तो आंसर आया 10 की पावर 4। वन टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 की पावर 4, 10,000 गॉस। ठीक है, ये बात है। ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जरूरी है तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि हमारे पास जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो आया था उसकी वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी 10 टू द पावर -7। सवाल ये खत्म नहीं हुआ दोस्तों। 10 की पावर -7 तो ठीक है, यूनिट बताओ म्यू नॉट की यूनिट क्या होगी? म्यू नॉट होता क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। म्यू नॉट इज नथिंग बट परमिएबिलिटी। आपने पहले वाले चैप्टर्स में एक टर्म पढ़ी होगी परमिटिविटी। क्या पढ़ी होगी? परमिटिविटी। ये है परमिएबिलिटी। परमिटिविटी होती क्या है? सोचो जरा, जल्दी सोचो और सोच के कमेंट्स में लिखो, फिर मैं बताता हूं। हाँ, परमिटिविटी होती है कि आपका जो स्पेस है, सराउंडिंग है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना अपोज कर रहा है। आई रिपीट, आपका जो स्पेस है, सराउंडिंग है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना अपोज कर रहा है। परमिएबिलिटी क्या है? परमिएबिलिटी वही का वर्जन है लेकिन अपडेटेड, लेकिन दूसरे के लिए आपका जो सराउंडिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड, आई रिपीट, मैग्नेटिक फील्ड का कितना अपोज कर रहा है, उसे अपन परमिएबिलिटी कहते हैं, है ना। तो म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। हाँ तो भाई एक सवाल आया था, क्या आया था कि इसकी यूनिट बताओ। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या था कि dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। तो यूनिट लगाते हैं जल्दी से फटाफट। ओके, इसकी यूनिट टेस्ला, म्यू नॉट की तो फाइंड ही करनी है, आई की एम्पियर, इसकी मीटर, डीएल है ना मीटर, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। क्या ये स्क्वायर से ये मीटर कट गया? कट गया। म्यू नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी? टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। तो क्या आएगी? टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर आपके यूनिट आएगी। किसकी आएगी? म्यू नॉट की। अच्छा अच्छा, ओके, तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, पता है कैसे? हाँ ऐसे ही, कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसे कैसे, यहाँ देखो 4 पाई इक्वल्स टू म्यू नॉट, ये लो हो गया, चिंता। चलो ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चा? मैग्नेटिक फील्ड एक, हाँ, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी कि बिल्कुल होगी कि किधर होगी। तो ठीक है, हमने कहा यार कलर थोड़ा चेंज कर ले, काफी मोनोटोनस सा हो जाएगा। इस पे आते हैं। वाह, करंट जा रहा है हमारी वायर में, जा रहा है इससे टक 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 टक, कहाँ पे? पी पॉइंट कितनी दूरी पे? आर दूरी पे। ओके, और इधर हम कहें तो हमने क्या मान रखा है? डीएल मान रखा है। तो
कुछ चीजें पता है हमें, क्या कि आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, उधर है। आइडियल आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, उधर है। आइडियल की डायरेक्शन किधर है, उधर है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो डायरेक्शन कैसे निकालें सर, कैसे निकालें? मैं बताता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था अपने dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही था। अब हम क्या करेंगे बच्चा, अब हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे? ऐसे इसको क्यों ना हम मल्टीप्लाई कर दें। कई से मल्टीप्लाई कर दें सर, हम इसको r बाय r से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा क्यों कर, देखते जाओ बस। तो जैसे मैंने r बाय r से मल्टीप्लाई करा ना, पता है क्या करा मैंने, ये करा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन r स्क्वायर इंटू r, कितना हो जाएगा r क्यूब, इधर ले लिया, अंदर क्या बच गया dl इंटू r इंटू साइन थीटा। क्या हमें ये पता है, क्या हमें ये पता है कि dl एक वेक्टर है, dl लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, और r तो वेक्टर है ही सी, r तो वेक्टर है ही सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन r क्यूब dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। कहां से लेकर आ रहा हूं सर ये सब, कहां से क्या? तो बेटा अपन वेक्टर जानते हैं कि किन्हीं दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट अगर साइन थीटा के साथ आए तो वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होता है, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होता है। ठीक है, तो इन्हीं दो वेक्टर्स का मैग्नेट प्रोडक्ट साइन थीटा के साथ आए तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो डी बी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की तरफ होगी, है ना। तो इसको तरीके हैं हमारे पास, कितने तरीके हैं, कितने चाहिए तुम बताओ कितने चाहिए? अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा अच्छा, हाँ यही लेते हैं अपन तो, बेस्ट है। हाँ तो मेथड्स to find direction of magnetic field। कितने मेथड्स है बच्चा हमारे पास? 3 मेथड्स है। एक है राइट हैंड थंब रूल, दूसरा है राइट हैंड पाम रूल, और तीसरा dB वेक्टर इक्वल्स टू dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर से भी हम निकाल सकते हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। तो फटाफट एक कुछ सवाल मैं देता हूं, उसे अपन करते हैं। सवाल से कि ये करंट जा रहा है, आपको P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये करंट जा रहा है, आपको A पॉइंट पर और B पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये करंट जा रहा है, आपको C पॉइंट पर
और डी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालनी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है यार, समझ लिया कर। क्या करें, पहला रूल क्या था, देख, अरे चल जा, हद यार। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के लिए क्या करो, सब बच्चे अपना हाथ आगे करो। राइट हैंड थंब रूल के लिए क्या करो, सब बच्चे अपना हाथ आगे करो। कौन सा, राइट, राइट ही है, ओके। अपने थंब की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को इमेजिन करो, उल्टा भी कर सकते। करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रख दो, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रख दो, और फिर हाथ को घुमाओ, और फिर हाथ को घुमाओ। अब ध्यान से देखो, ये जिस डायरेक्शन में बाहर निकल रहा है, ये जिस डायरेक्शन में बाहर निकल रहा है, मैं बना तो सकता नहीं है कि नहीं, मजबूरी है मेरी, क्या करूं, बना तो सकता नहीं। तो मैंने क्या करा, मैंने मैक्स का सहारा लिया। कैसा और क्या, देखो, फ्रॉम मैक्स मैं ये जानता हूं कि मेरे पास 3 एक्सिस होती है, एक होती है एक्स, एक होती है वाई, एक होती है जेड। एक होती है एक्स, एक होती है वाई, एक होती है जेड। एक्स इधर, वाई उधर, और जेड बाहर, जेड बाहर। इसे कहते हैं अपन आई कैप, इसे कहते हैं अपन जे कैप, और इसे कहते हैं अपन के कैप। तो बेटा एक बात बता, ये ऊपर है और बाहर निकल रही है, तो बाहर निकल रही है तो कहाँ, बाहर ही आ रही होगी, बाहर आ रही होगी तो कहाँ आ रही होगी, के कैप में आ रही होगी। और एक और चीज बता देता हूँ तेरे को, आई बाहर और इधर अंदर, इधर से बाहर और इधर अंदर। अच्छा तेने ट्रेन देखी कभी, अगर ट्रेन जा रही है, बाय बाय, ट्रेन जा रही है तो उसके पीछे एक बड़ा सा क्रॉस दिखता है। तो मतलब कोई चीज अंदर जा रही है तो एक बड़ा सा क्रॉस दिखता है, और आ रही है तो क्या दिखती है, हेडलाइट दिखती है कि नहीं दिखती। तो बस, तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि इधर अंदर जा रही थी सर तो इधर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, इधर बाहर आ रही थी सर तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट, बाहर डॉट अंदर क्रॉस, बाहर डॉट अंदर क्रॉस, ऐसे करो। अब दूसरा रूल लगाते हैं। दूसरा रूल क्या था, राइट हैंड पाम रूल। अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, जिस तरफ फाइंड करनी, किधर फाइंड करनी है, एक ही तरफ, तो एक ही तरफ अपनी उंगलियां ले जाओ, एक ही तरफ अपनी उंगलियां ले जाओ। और ये जो पाम दिखा रही है, ये जो पाम दिखा रही है, किधर दिखा रही है, अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, अंदर। तो अंदर के लिए तो अंदर गई। और सेम अंदर इधर निकालनी, कहाँ दिखा रही मेरी पाम, बाहर दिखा रही है कि नहीं दिखा रही, अरे भाई बाहर दिखा रही है कि नहीं दिखा रही, दिखा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, डॉट। इसमें तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे राइट हैंड थंब रूल लगाओ या राइट हैंड पाम रूल लगाओ, ये आपका होमवर्क है जिसको आप अभी कमेंट्स में जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, हमारे पास है अगला एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड डीबी ड्यू टू अ स्मॉल करंट के एलिमेंट डीएल वेक्टर एट अ डिस्टेंस आर वेक्टर एंड एलिमेंट करंट कैरिंग एलिमेंट कैरिंग करंट इज, अरे कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, गलती पहचानो। आई स्क्वायर आता है क्या, आई स्क्वायर आता है क्या कि नहीं आता, तो छोड़ दो, ओके। दूसरी बात, आई आ रहा है, आई आ रहा है, डीएल डीएल, डी आई क्या होता है सर, डी आई तो कुछ होता ही नहीं है सर। तो यही आंसर हो गया तुम्हारा, सिंपल सा फॉर्मूला ही तो है हमारा, ठीक है। अरे अच्छा 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 अच्छा, मिस प्रिंटिंग, मिस प्रिंटिंग, ओके। तो देखो, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया तो क्या दिक्कत आ गई, हमारी मर्जी, हम सॉल्व कर लेंगे। यहां पर है आर, नहीं आता ना, आर क्यूब आता है, और यहाँ पर है आई, तो इसको अपन एल ही कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आर, जो क्या नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में नहीं आता। ओके, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ओके,
क्या आप ये जानते हैं कि 1/4 पाई की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है? जानते हैं नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? ये बिल्कुल सही है। मैंने एक क्वेश्चन भी रखा था तुम्हारे लिए, शायद तुम मिस हो, देख लेंगे, इसके बाद आएगा, ध्यान से देखना इसलिए। हाँ, और अभी मैंने बोला कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁷ होती है। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो जाएगी। तो अगर रिलेशन की बात कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, म्यू नॉट को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू क्या थी? 4 पाई इंटू 10⁻⁷, यही थी ना यार। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी? 1/4 पाई इंटू 10⁻9 इंटू 9, वो 9 आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁷, नीचे जाएगा +7, 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻7, बेस सेम है, प्रोडक्ट है, तो पावर क्या होगी? ऐड होगी। 9 इंटू 7 कितना? 9 प्लस 7 कितना होता है? 18 होता है, जहां तक नहीं ना? अरे ब्लेंडर हो गया, ब्लेंडर हो गया। हाँ 16 होता है जहां तक। अब 16 से क्या याद आ रहा है? यहाँ से कुछ याद नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। 1 अपॉन, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। क्यों दिमाग चला रहे हो सर? क्योंकि 3 इंटू 10⁸ वैक्यूम में कुछ होता है। क्या होता है? हम ये जानते हैं कि c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये क्या c का स्क्वायर है? बिल्कुल है। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 1/c² हो जाएगा। और यहां से चाहो तो c भी निकल जाएगा। कितना? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। बोलो सही है कि नहीं? बोलो सही है कि नहीं? So this is the relation between mu naught and epsilon naught. आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, what is the dimension? What is the dimension of L(t-1) L2 of mu naught epsilon naught? mu naught epsilon naught की डायमेंशन क्या होती है? अभी दिखाया, जस्ट अभी दिखाया कि mu naught epsilon naught क्या होता है? 1/c² होता है। c के डायमेंशन हमें पता है, c की डायमेंशन होती है 1/LT-1 का स्क्वायर, यानी कि 1/L2T-2। ऊपर कर दो, ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, ऊपर कर दो। तो L-2T2 इज योर फाइनल आंसर। कौन सा है? L-2T2, ये वाला आपका आंसर है। बोलो सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। देखो फॉर्मूला ही बता रहा हूं, डायरेक्ट सीधा याद रखना, खट करके आंसर आना चाहिए। मैंने कहा कि एक वायर है, कैसा वायर है सर? फाइनाइट वायर है। कैसा वायर है? फाइनाइट वायर है। उससे किसी पॉइंट P पर जो टक 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 r डिस्टेंस की दूरी पर है, एंगल बना रहा है अल्फा और बीटा, उससे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दो। उससे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दो। तो वो क्या आई? वो आई म्यू नॉट आई डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन
4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। दोबारा सुन लो, किसी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, किसी स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के लिए कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट P पर, जो कितना डिस्टेंस दूरी पर है, r डिस्टेंस दूरी पर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। लेकिन साथ में क्या आएगा? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आई रिपीट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, पक्की बात। लेकिन साथ में क्या आएगा? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आएगा। अब इसमें मैं चीजें दिखाता हूँ खतरनाक तरीके से। अच्छा, ये तो अपने को पता है ही सही कि ये जो R है ये क्या है? हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। R क्या है? हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, अब हम बात करते हैं केसेस की। पहला केस है बेटा फॉर इनफाइनाइट वायर। तो मैंने कहा ये गई टक 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 टक, पकड़ लो। क्या पकड़ लो? उसका एंड पकड़ लो, इसका एंड पकड़ लो। कैसे पकड़ोगे? ऐसी। तो यहां पर जो अल्फा है वो कितना आया? 90। जो बीटा है वो कितना आया? 90। अल्फा और बीटा कितने कितने आए? 90 90 आए। तो लगाते हैं फॉर्मूला, dV इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा 90 प्लस साइन बीटा वो भी 90। कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। जल्दी बताओ, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस 1। तो कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2, तो कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। dV कितना आएगा मेरे पास? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आएगा। और अगर आप बात कर लें दूसरे केस के लिए, दूसरा केस क्या है? फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होती है बच्चा? सेमी इनफाइनाइट वायर होती है कि जिसका एक हैंड आपको पता हो, दूसरा नहीं पता। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R ले ली, ये मान के चलो ये करंट I है, ये दूसरा गया, कहां गया? इन्फिनिटी पे गया। कहां गया? इन्फिनिटी पे गया। ये पॉइंट P रहा। तो इसमें क्या है? इसमें होगा कि यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू है वो तो हो जाएगी 0 डिग्री, वहीं कट 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 बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। तो वापस से अगर हम इसमें लगाने जाए तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा, अल्फा कितना है? 0, साइन 0 0 प्लस साइन बीटा, बीटा कितना है? 90, साइन 90 1। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी कि dV कितना रह जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ही रह जाएगा। ठीक है ये बात है? ओके। एक चीज और आती है कि मान के चलो केस 3 ले लेते हैं अपन। एट द एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या है बालिका? एक्सियल पॉइंट का मतलब है बाला कि ये तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है और यही ढूंढ लो, ये रहा पॉइंट P। अब बताओ, अब ऐसे तो मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो dl वेक्टर भी इधर ही है और r वेक्टर भी इधर ही है। और क्या आपको ये पता है, क्या आपको ये चीज पता है
कि अगर दो वेक्टर f parallel then their cross product is 0। तो जो डी भी वेक्टर था जो आ रहा था समथिंग 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 क्या म्यू नॉट आई अपॉन समथिंग समथिंग क्या था 4 पाई आर क्यूब डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ये था ही सही। ये कितना आ रहा है 0, तो डी बी वेक्टर भी कितना आ जाएगा 0 फॉर द एक्सियल पॉइंट, फॉर द एक्सियल पॉइंट। ठीक है, 3 केस पढ़े। पहला पढ़ा इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए क्या साइन अल्फा 1 क्योंकि 90, साइन बीटा भी 1 क्यों क्योंकि बीटा भी 90 है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 रखेंगे आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दोबारा बोलो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सेमी इनफिनिट के लिए एक एंगल हो जाएगा 90, एक एंगल हो जाएगा 0, एक एंगल हो जाएगा 90, एक एंगल हो जाएगा 0। तो सेमी इनफिनिट के लिए क्या आएगा 0 + 1 दैट इज 1, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर वैसा का वैसा। और अगर आप बात करें किसकी, अगर आप बात करें एक्सियल पॉइंट की, तो वो कितना हो जाएगा 0। कहीं पर भी कुछ भी एक्सियल पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा 0। सॉरी 4 पाई कैसे आया सर, ऊपर नहीं आता नीचे आता है, ऊपर नहीं आता नीचे आता है। दूसरा b = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आर या r अपॉन 2 r अपॉन कैसे हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, तो आंसर क्या आ गया केवल ये आ गया, आंसर क्या आ गया केवल ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2y अपॉन r। कुछ नहीं करना, काट दोगे 2 से 2 तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r आ जाएगा। जिस फॉर्म में हमारे आंसर्स आते हैं। ठीक है, इनफिनिटली लॉन्ग वायर के लिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। क्वेश्चन कह रहा है कि a straight section PQ of a circuit lies along x-axis at this and x equals to this and carries a steady current I. The magnetic field due to the section PQ at a point x equals to plus a will be। तो देखिए जरा इसका अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से होएगा। यहाँ पर x क्या है माइनस का a/2, यहाँ पर x क्या है प्लस का a/2। क्या करंट फ्लो हो रहा है आई करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर P है कितने पर x = a पर। बोलो यही है क्या, यही है क्या, क्या यही तात्पर्य है क्या? और अगर यही है तो एक्सिस पे दिख गया ना, और एक्सिस पे दिख गया तो A B C D क्या आंसर इज D 0। बात खत्म, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आगे चलें, चलो अगला क्वेश्चन है अपने पास। अगला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट P यूज अ डिस्टेंस। ओके सॉल्व करना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं अपने औजार। फ्रॉम अ लॉन्ग करंट कैरिंग, अच्छा लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, तो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर तो कितना होता है इनफाइनाइट होता है ना। लॉन्ग का मतलब क्या होता है इनफाइनाइट होता है, ये बात आप समझ के रखेंगे। तो अगर हम डीवी की बात करें तो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो बच्चा एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, क्यों कर रहा हूं बताऊंगा। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2y अपॉन आर। और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7। करी नहीं करी समझदारी, करी नहीं करी समझदारी, बिल्कुल करी। 2 करंट कितना है, करंट कितना है नहीं है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, 4 इंटू 10 की पावर -2। और टेस्ला कितना है 10 की पावर -8 है।
अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो करंट की वैल्यू आएगी नहीं आएगी? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो करंट की वैल्यू आएगी नहीं आएगी? कि बिल्कुल आएगी। कि कितनी आएगी? कि करंट की वैल्यू आएगी अपने 10 की पावर -8 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन की पावर -7 इंटू 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 टाइम्स, ये बच जाएगा -1 -1 तो 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर करंट आएगा। और फिर आपको निकालना है 12 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या करेंगे? dB लगाएंगे। dB इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, मैं डायरेक्ट यही वाला उठा रहा हूँ, इंटू 2 करने वाली बात। तो 10 की पावर -7 I की वैल्यू कितनी आई? 2 इंटू 10 की पावर -3 आई अपॉन r रह गया था, r है 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10 की पावर -2। ओके, सॉल्व करते हैं। हाँ, इंटू 2 भी तो ये हो जाएगा ज्यादा कुछ नहीं, 4/12 10 की पावर -10 प्लस 2 1/3 10 की पावर -8 यानी कि 0.33 10 की पावर -8 टेस्ला। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, इसको मैं लिख सकता हूं 3.33 10 की पावर -9 टेस्ला लिख सकता हूं। अरे सर, थक गए, बड़ी मेहनत करा ली। अब देखो वाई फैक्टर। वाई फैक्टर क्या है? ये स्पेशल तरीका है, इसको आप दिमाग लगाएंगे, कंसेप्ट लगाएंगे, एक झटके में आंसर आएगा। कैसे? देखते हैं। बस इतनी सी लगा चाहिए वाई फैक्टर को, ज्यादा नहीं चाहिए। वाई फैक्टर क्या है? वाई फैक्टर कह रहा है कि सर देखो, जो डी है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r है। बिल्कुल है, इनफाइनाइट वायर के लिए तो 1/r ही होता है प्रोपोर्शनल में। कि बस 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 बहुत बोल दिया। dv2/dv1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? अपॉन में था ना, तो r1/r2 आ जाएगा। और अपने को पता है कि अपने को क्या निकालना है? dv2 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? dv1 इंटू r1/r2। db1 कितना है? db1 हमारे पास db1 हमारे पास कितना दे दिया? 10 की पावर -8। r1 कितना दे दिया? r1 हमारे को 4 और नीचे 12। यूनिट भी लिखने की जरूरत नहीं है, 1/3। क्या वही का वही नहीं बन गया क्या? अगर हाँ तो कमेंट में एक बार आग लगा दो। आंसर दिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ डीवी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो या मैग्नेटिक फील्ड निकाली है पूरी वायर के कारण निकाली है। तो जो स्मॉल एलिमेंट वाली पार्ट थी हम बस उतना ही रखेंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पी, ओ वायर, वेरी गुड। बड़ा सही सवाल है, बड़ा सही सवाल है। क्या कर सकते हैं? देखो देखो देखो, हाँ, हम कह रहे हैं बाय बी वेक्टर इक्वल्स टू b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर। ये कैसे हुआ? ये हुआ बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें हम कहेंगे कि हम करंट की डायरेक्शन में अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 किधर आएगी? अंदर। बाहर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड के कारण बाहर। अरे एक के कारण अंदर, एक के कारण बाहर, तो क्या ये अपोजिट नहीं हो गई क्या? तो क्या ये अपोजिट नहीं होगी क्या? कि बिल्कुल हो गई। तो बी नेट की अगर आप बात करोगे तो वो आ जाएगी b1 माइनस b2 और b2 माइनस b1। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए मित्र?
तो एक बात बताओ, करंट किसका ज्यादा है? कि 1 का ज्यादा है। अगर करंट 1 का ज्यादा है तो B1 माइनस B2 ही होएगा, फिर क्योंकि करंट उसका ज्यादा है। और ये कह रहा है कि भाई दो इनफाइनाइट वायर्स हैं और आपको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालनी है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस में कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन r 2i1 माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i2 अपॉन r, क्योंकि दोनों की तरफ से डिस्टेंस तो बराबर ही है ना यार, 2.5 सेंटीमीटर ही है ना यार। तो जो बी नेट आएगा अपने वो केवल और केवल वो केवल और केवल कितना आएगा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और नाइस इंटू 2 अपॉन r I1 माइनस I2। I1 कितना है? I1 है 5, I2 कितना है? हाँ कितना है? 2.5। और R की वैल्यू जरा मैं लिख देता हूँ, कितनी दे रखी है अपने को? 2.5 मीटर है, मीटर। हाँ तो कहाँ थे हम रख रहे थे R की वैल्यू जो कितनी है? 2.5 मीटर्स। मीटर्स तो 2.5 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा? ये बचेगा आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इज योर आंसर। चलो आगे। आगे मेरे पास एक सवाल था कि बेटा अगर करंट I से और I से जाए, ये I1 ये I2, ये पॉइंट बीच में है, तो इसके कारण अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्रॉस से बनती है, इसके कारण बाहर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस। तो बी नेट क्या हो जाएगा? बी नेट आपका B1 माइनस B2 हो जाएगा, या फिर और B2 माइनस B1 भी हो सकता है, कोई फर्क की बात है नहीं। अगर करंट सेम जाए तो क्या होगा? अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो क्या होगा? तो I1 के कारण जो B1 आएगा उसकी डायरेक्शन बाहर आएगी, और I2 के कारण जो आएगा उसकी डायरेक्शन भी बाहर आएगी। तो B नेट क्या हो जाएगा? B1 प्लस B2 हो जाएगा। तो पता चला कि करंट I से B नेट क्या आएगा? B1 माइनस B2, और I डिफरेंट या अपोजिट बेट कहना बेस्ट रहेगा। बी नेट क्या हो जाएगा? B1 प्लस B2 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या ये समझे हम? क्या सही चल रही है? क्या थक तो नहीं गए? चलो फिर ये बताओ, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि टू इक्वल करंट कैरिंग currents are flowing perpendicular to each other as shown in the figure A, B and C, D are perpendicular to each other and symmetrically placed with respect to the currents. Symmetrically placed करा गया है with respect to currents. Where do we expect the resultant magnetic field be zero? कहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? हालांकि एक्सपेक्टेशन हो ही नहीं चाहिए, लेकिन कहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो मैंने कहा कि बना लेते हैं। अब अगर करंट ऐसे जा रही है तो लगाओ राइट हैंड थंब रूल, इधर से अंदर 1 मान ले, अंदर है, अंदर अंदर अंदर, और इधर से बाहर। दूसरी 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 दूसरी
दूसरी, हाँ ऊपर I2। अब I2 के कारण इधर से अंदर, इधर से अंदर, इधर से बाहर, इधर से बाहर। तो पता चला कि जहां दोनों सेम डायरेक्शन में है वहां कैसे जीरो हो सकती है? भैया यहाँ और यहाँ तो जीरो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो केवल इस जगह पे जीरो होगी और इस जगह पे कौन है? ए बी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑन ए बी ही क्या हो, वो जीरो हो। ठीक है, ये वाला सवाल समझ में आया सभी को? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर। उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? एक सेकेंड, क्या सिलेक्ट हो रहा है? बड़ा करना है। तो ये हमारा लूप, ये इसका सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या आएगी बच्चा? याद रखिएगा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, फॉर अ लूप, फॉर अ सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी आएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2r आएगी। अच्छा एक चीज और, फॉर एंटर्न्स, फॉर एंटर्न्स मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगी? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r हो जाएगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और चीज समझा देता हूं, वाई फैक्टर। दैट वाई फैक्टर रिलाइज ऑन दिस, कि अगर हमारी करंट कैसी है? IC, और अगर हमारी करंट कैसी है? IC। दोनों का अंतर क्या है? दोनों का अंतर है, एक में करंट I से I से, I से I से, I से I से यानी कि क्लॉकवाइज, और एक में करंट I से I से यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा अगर क्लॉकवाइज करंट है, अगर क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? नहीं, राइट हैंड थंब रूल, थोड़ा उल्टा, थोड़ा उल्टा। उल्टा यानी कि पहले हम करंट के डायरेक्शन में थंब रख रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड कर्ल करके निकल रही थी, अभी हम फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड थंब की डायरेक्शन में आएगी, जो कहां आ रही है? अंदर। सेंटर पे कहां आ रही है? अंदर। और ऐसे करोगे तो बाहर। ये क्या है? अपना वाई फैक्टर है कि अगर क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो बाहर। क्लॉक अंदर, एंटी बाहर, क्लॉक अंदर, एंटी बाहर। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ी और चीजों की, थोड़ी और चीजों में मान के चल लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क क्या कह रहा है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क कह रहा है कि इतना ही वायर ले लो, बस इतना ही वायर ले लो। तो इतना ही वायर का ही एक फॉर्मूला है जो आप हर जगह लगा देंगे, वो है अपने, ये देखो पहली बात तो इसकी रेडियस r, इसकी थीटा, एंगल थीटा। तो जो फॉर्मूला है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, एट पॉइंट O यानी कि सेंटर पे, यानी कि सेंटर पे वो कितना है? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r इनटू थीटा। और ये जो थीटा है ये क्या होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए बच्चा। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। एग्जांपल दिखाऊं? फॉर सेमी सर्कल, करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, थीटा कितना हो गया?
थीटा रेडियन में पाई रेडियन हो गया, ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो बी नोट कितना हो जाएगा, बी नोट आ जाएगा आपके पास म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई, म्यू नोट आई अपॉन 4 आर। और फॉर क्वाड्रेंट अगर अपन देखना चाहें, फॉर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है। तो बी अगर आप देखने जाओ वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई बाई 2, जो कि 90 डिग्री है, और पाई बाई 2 तो कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर हो जाएगा। समझे नहीं समझे? और एक बात सुनो, पूरे सर्कल के लिए म्यू नॉट आई अपॉन अगर 2 आर आ रहा था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आ रहा था, तो आधे के लिए तो आधे ही आएगा ना। और म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर का आधा कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर होता है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर होता है। और 1/4 के लिए आधे का आधा, आधे का आधा मतलब 1/4 का भी आधा, तो 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। एक सवाल है मेरे पास, सवाल सेइंग कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इतना करंट सेंटर ऑफ द कॉइल। अरे बड़ा सही सवाल है। क्या कह रहा है कि म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। सारी चीजें दे रखी है, फटाफट लगा दीजिए। म्यू नॉट की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट की वैल्यू आएगी 4 पाई 10 टू द पावर -7, एन की वैल्यू है 1000, करंट की वैल्यू है 0.1 अपॉन 2, आर की वैल्यू है 0.1 मीटर, 0.1 से 0.1 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 2 इंटू 3.14, बिकॉज मुझे पाई की वैल्यू में नहीं दे रखा, 10 की पावर -4, तो ये हो जाएगा 6.28 10 की पावर -4। अरे भैया कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड फॉर गिवन लेंथ ऑफ वायर फॉर अ सिंगल टर्न कॉइल एट इट्स सेंटर बी देन इट्स वैल्यू फॉर 2 टर्न्स ऑफ द सेम वायर। अरे 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 अरे, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है बच्चा। स्पेशल क्वेश्चन क्यों है, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से, ये एक वायर, उसका हमने लेंथ लगाया, ठीक है, उसी कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी कुछ, ओके। फिर हमने इसी वायर को 2 बार लपेट दिया, तो यहाँ n की वैल्यू 1 थी, यहाँ n की वैल्यू 2 है, यहाँ और यहाँ में अंतर क्या है, साइज में अंतर दिख रहा है, बिल्कुल, बिकॉज लेंथ उतनी ही है। तो पहला लेंथ कितनी थी 2 पाई आर, अभी लेंथ कितनी है, उतनी ही है 2 इंटू 2 पाई आर डैश। तो अगर हमें आर डैश निकालना पड़े तो हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल्स टू 2 इंटू 2 पाई आर डैश, तो आर डैश आ जाएगा अपने पास खच 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 आर बाई 2, आर डैश आ जाएगा अपने पास आर बाई 2। तो डायरेक्ट लगा देते हैं वाई फैक्टर, कहाँ है वाई फैक्टर, ये रहा। वाई फैक्टर क्या कह रहा था, बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, तो b डैश अपॉन b इज इक्वल्स टू r2 अपॉन r। n भी तो है, b प्रोपोर्शनल n भी तो है, तो n1 अपॉन n2 भी आ जाएगा। तो ये कुछ बेटा r2 कितना है मेरा r बाई 2, और n1 कितना है मेरा 1 अपॉन r1 कितना आया था मेरा, r1 मेरा r था, और n2 कितना आ गया 2 आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 खच खच करके, तो b डैश की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा अच्छा
बी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी डैश की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू बी, 4 इंटू बी। जिसने सही करा था वो भी लिखेंगे, जिसने गलत करा था वो भी लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। तो क्या पता चला, तो पता ये चला कि a long wire carrying steady current bent into a circular loop, the magnetic field at the center of the loop is B, then it is then bent into, वही को bent कर दिया n टर्म्स में, तो कितने टर्म्स बढ़ जाएगा, उतना ही। तो B डैश क्या आ जाएगा, n नंबर ऑफ टर्न्स का और रेडियस के घटने का भी n, तो n स्क्वायर टाइम्स आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। अगला सवाल कह रहा है अपने पास, अगला सवाल कह रहा है शोन इन द फिगर द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ रेडियस इतनी एंड करंट कैरिंग इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द आर्क इज, सेंटर ओ ऑफ द आर्क इज। तो एक बात बताओ, इसके कारण तो जीरो, इसके कारण भी जीरो, जो आएगा वो इसी के कारण आएगा, सेमी सर्कल के कारण आएगा। सेमी सर्कल के कारण कितना होता है, सेमी सर्कल के कारण होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4r, तो म्यू नॉट 4 पाई 10 की पावर -7, आई कितना है, आई कितना है 3 एम्पियर है, 4 आर कितना है, आर कितना है, आर पाई बाई 10, नाइस, पाई बाई 10, तो पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला इज योर आंसर। और -6 क्या होता है, माइक्रो होता है, तो 3 माइक्रो टेस्ला इज योर आंसर बच्चा। बोलो आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। टॉपिक से ही मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप, ये मेरा लूप, ये मेरा लूप, इसकी रेडियस कितनी है, r है, इसकी एक्सिस से कट 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 कट, इसकी एक्सिस से किसी पॉइंट P लिया जो x डिस्टेंस दूरी पर है, इसकी एक्सिस से कोई पॉइंट P लिया जो x डिस्टेंस दूरी पर है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी एट पॉइंट P, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। मेरी बात मानो, खुद करके देखो कैसे। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 लेते ही वो यहां पर नहीं आ जाएगा, वो यहां पर नहीं आ जाएगा, और अगर यहां पर आ जाए तो सर्कल के सेंटर पे आ गया। सर्कल के सेंटर पे कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो करते f x इज इक्वल टू 0, तो b पॉइंट p क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर की पावर 3/2, इससे ये कट गया, r क्यूब है, म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो भैया जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और एक और चीज सुनो, यहां से मैग्नेटिक फील्ड से जैसे 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 दूरी बढ़ती जाएगी वैसे 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 मैग्नेटिक फील्ड भी तो कम होती जाएगी। तो बी और एक्स क्या आ रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, बी और एक्स क्या आ रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। अच्छा सर, अगर n टर्न्स ले ली तो बेटा कुछ नहीं करना, फॉर n टर्न्स फॉर्मूला दिख रहा है तेरे को कि दिख रहा है, बस मल्टीप्लाई कर दे, तो बी एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 हो जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट, बस बात खत्म। कुछ चीजें हमें पता है, आर क्या है, रेडियस है, एक्स क्या है, डिस्टेंस, तो लिख देते हैं व्हाट इज दिस,
इट इज रेडियस, और ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि रेडियस of current carrying coil is r, then the ratio of magnetic field at the center of coil at the axial point which is r by root 3 distance away from the center is। अपने को रेशियो लेना है सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड का एक्सियल पॉइंट वाली मैग्नेटिक फील्ड से। तो सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, अभी बताया था शायद, म्यू नॉट आई अपॉन कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, म्यू नॉट आई अपॉन 8r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अभी निकाला था, देखिए, देखो, देख x0 लेके निकाला था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब हम बात कर रहे हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2r की। म्यू नॉट आई अपॉन 2r तो सेंटर पे आया, एक्सिस पे कितना आएगा, तो बेटा एक्सिस पे यहां निकाल लेता हूं मैं, बी एट एक्सिस कितना आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर अपॉन कितना था, अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, आर बाय रूट 3 का स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो बेटा इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 3 की होल पावर 3/2। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा, उसकी पावर क्या है 3/2। तो म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अंडर रूट लीजिए जरा, 4 का अंडर रूट 2, आर स्क्वायर का अंडर रूट r, तो 2 अपॉन r का क्यूब। इसको सॉल्व कर दीजिए जरा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8 इंटू आर क्यूब, 2 इंटू 8 इंटू आर क्यूब। तो देखो अपने पास BC कितना आया, अपने पास BC आया म्यू नॉट आई अपॉन 2r, अपने पास B एक्सियल कितना आया, B एक्सियल कितना आया, तो दिखा देता हूँ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 8r क्यूब। तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं, r टाइम्स कट जाएगा, ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 16r। अपने को क्या लेना है, अपने को BC अपॉन BA लेना है, तो BC कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और ये कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 16r। तो पता चलेगा कि कच्चा खच्चा कच्चा कट्टा 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 कितना आ गया, 8:1 आ गया आंसर है। जब भी दिक्कत आए क्या लगाएं, वाई फैक्टर लगाएं, जल्दी आइए। हाँ तो जी वाई फैक्टर ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो और अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो जी यहाँ वाली मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो लोगे तो वो हमेशा 1 से बड़ा होएगा। क्यों, क्योंकि पास में हो ना, कि हाँ अगर पास में हो तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ही आएगी दूर वाली से। अब ऑप्शन दिखाता हूँ तुम्हें, देखो 1:1, 1:2, 1:4 और 8:1। तो आंसर क्या है 8:1। क्यों, क्योंकि सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस वाली मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगी। ठीक है, एंड दैट्स आवर टॉपिक फॉर टुडे।
थैंक यू सो मच। आप सभी के जो भी डाउट्स हैं, आप सभी के जो भी रिकमेंडेशन है, रिमार्क्स है, जो भी सजेशन है, आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।